जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना कि सर इसमें ये टॉपिक की रिक्वायरमेंट है और इसके ऊपर और वीडियो बना देना। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हमने डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो हमारे डायमेंशनल इक्वेशन है उसके जो यूजेस है हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन है उसको हम 3 टाइप से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या है, वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फर्स्ट यूज है वो फर्स्ट यूज क्या है, जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन है उसका यूज करके हम जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को समझने के लिए और जो हमारा ये फर्स्ट यूज है उसको समझने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमारा सेम रहता है। ठीक है, और जो उसकी पावर रहती है, जो उसकी डायमेंशन रहती है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है, तो हम ये हमारा एजम्पशन होगा और इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनती है, हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा क्यू है, क्यू क्या है, क्यू हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो इक्वल होगी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो हमारे पास u1 और u2 क्या है, u1 और u2 हमारे यूनिट्स हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनिट्स है अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, और n1 और n क्या है, इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मान लिया हमने सपोज कर लिया कि कोई भी एक डेरिवेशन दिया गया है या कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें हमें क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को टाइम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है टाइम्स में, या हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने टाइम्स होते हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा n1 हो जाएगा, और इसमें कितने टाइम्स होंगे, ये हमारा n2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या ये हमारा SI सिस्टम है और ये हमारा CGS सिस्टम है। ठीक है, और न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारा फोर्स है, तो फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो Q हमारा क्या हो गया, Q हमारा हो गया फोर्स, n1 क्या हो गया हमारा 1, u1 क्या हो गया, SI सिस्टम में हमारी जो यूनिट है ना वो क्या होगी, क्या हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n2 हमारा क्या होगा कि कितने टाइम्स होंगे, हमने n2 की वैल्यू निकालनी है कि उसमें कितने टाइम्स होंगे, 1 न्यूटन में कितने टाइम्स होंगे। ठीक है, तो हमने वो n2 की वैल्यू निकालनी है, और u2 क्या हो जाएगा हमारा, u2 हमारा यूनिट हो जाएगी इसमें सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, तो जो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना n2। तो जो हमारा n2 है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा, अब यहाँ से हम n2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n2 हमारा किसके इक्वल होगा, n1 u1 अपॉन u2। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो हम उसको MLT में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने सपोज कर लिया कि u1 हमारा क्या है, u1 हमारा फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, m1 l1 t1। तो यहाँ पे m1 l1 t1 क्या है, मास इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, l1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, t1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, t1 रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो हमारा इसकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, वो सेम रहती है।
किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी क्या हो जाएगी सी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें इसकी डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, u2 की वैल्यू निकालेंगे। तो u2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, m2 l2 और t2। यहाँ पे m2 l2 t2 क्या है, मास इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइम इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इसमें जो इसकी पावर है वो क्या रहती है, वो हमारी सेम रहती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, u1 और u2 है ना, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम u1 और u2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं। तो ये हमारा n2 किसके इक्वल आ जाएगा, n1 इंटू, अब देखो u1 हमारा किसके इक्वल है, u1 m1 l1 t1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा m1 l1 t1 और इसकी पावर है a b c, और इसको डिवाइड किया गया u2 के साथ। तो यहाँ पे हमारी u2 की वैल्यू है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा m2 l2 t2 और इसकी पावर a b और c, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर हमारी जो पावर है वो सेम है, अगर हमारी जो पावर है वो सेम है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, m1 इंटू m1 अपॉन m2 और दोनों की पावर कितनी है a। तो यहाँ पे a क्या इंडिकेट करेगा, a इंडिकेट करेगा कि जो a है ना वो m1 की भी पावर है और m2 की भी पावर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी b, ठीक है। क्योंकि पावर L की और L1 और L2 की सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमारा T1 अपॉन T2 आ जाएगा, T1 बाई T2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी c, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करके दिखाएंगे सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। अब बच्चों देखो, जो न्यूटन है वो किसकी ऐसा यूनिट है, वो फोर्स की है ना। तो हमारी यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वो हमारी फोर्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला निकालना होगा। तो जो हमारा फोर्स होता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। अब देखो मास हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब बचा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखो टाइम है, टाइम क्या है, टाइम भी एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m अपॉन t। अब बचा वेलोसिटी, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें क्या बचा है, इसमें वेलोसिटी बची है ना। अब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वो हमारी एक लेंथ होती है, ठीक है ना। जो जितनी भी हमारी डायमेंशंस होती है वो किस चीज में मेजर की जाती है, वो हमारी एल में मेजर की जाती है। तो ये हो गया हमारा एल अपॉन ये दो टाइम्स है, टाइम को हम टी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टी को ऊपर की साइड में भेज देंगे। तो जैसे हम इसको ऊपर की साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, अभी अभी जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो m की पावर है वो हमने a मानी थी, l की पावर को b माना था और टाइम की पावर को हमने c माना था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी 1 होगी और b की वैल्यू भी हमारी 1 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी, -2, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c मानी थी हमने, तो यहाँ a b और c की वैल्यू आ जाएगी,
यहाँ पे ये क्या है, ये N1U1 है, ये किसके इक्वल है, N2U2, ठीक है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। हमने निकालना क्या है, हमने N2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो फॉर्मूला था अभी अभी हमने डिराइव किया था, वो फॉर्मूला क्या था, वो था हमारे पास N1 इंटू M1 अपॉन M2 इट्स पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B, और T1 अपॉन T2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारी C हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब N1 कितना हमारे पास, N1 की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। M1 क्या हमारा, मास इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा SI सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा SI सिस्टम है, और ये हमारा CGS सिस्टम है, ठीक है। तो जो हमारा SI सिस्टम है, SI सिस्टम में जो मास है ना, उसको हम kg में मेजर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, kg अपॉन M2 मतलब मास इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में जो हमारा मास होता है वो हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, तो ये हमारा ग्राम हो जाएगा। और इसकी पावर A होती थी, अब A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ऐसे ही, L1 अपॉन L2। L1 हमारा क्या है, लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, L2 क्या हमारी लेंथ इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा SI सिस्टम है, तो उसमें जो हमारी लेंथ है वो किसमें, मीटर में मेजर की जाती है, और जो CGS सिस्टम है उसमें जो लेंथ मेजर की जाती है ना, वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। अब इसकी पावर B होती थी, और B की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। ऐसे ही जो हमारा SI सिस्टम है और जो हमारा CGS सिस्टम है, उन दोनों सिस्टम्स में जो हमारा टाइम है ना वो सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी सेकंड हो जाएगी, और ये भी सेकंड, और इसकी पावर C की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो, अब हमें इनको ना कैंसिल आउट करना है। अब ऐसे तो हम इसको कैंसिल आउट कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ग्राम kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। तो 1 इंटू 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स, इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये 1000 अपॉन ग्राम, और इसकी पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं अपॉन सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितनी है 1, और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, ये 1000 इंटू 100। 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 टू दी पावर 3 इंटू 100 को हम 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी 10 टू दी पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 न्यूटन में कितने टाइम्स होते हैं, 10 टू दी पावर 5 टाइम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, मतलब जो हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है ना, या इसका फर्स्ट यूज है कि जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन है उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट यूज है जो मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसका सेकंड यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड यूज कैसे देखेंगे, तो जो हमारा सेकंड यूज है वो क्या है, जो हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है, ये डायमेंशनल जो फॉर्मूला है उसका यूज करके ना हम किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जो हमारा सेकंड है, सेकंड जो यूज है वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो हमें ना कोई भी एक रिलेशन गिवन होगा और उस रिलेशन का यूज करके हमें क्या करना है, उस रिलेशन मतलब उस रिलेशन को हमें देखना है कि वो करेक्ट है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखते हैं उसको कैसे चेक करेंगे। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी हमारा रिलेशन गिवन होगा ना, उस रिलेशन की 2 साइड्स गिवन होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड,
ठीक है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको फॉलो करता है। और यहीं से ही हमें पता लगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल आएगी। ठीक है, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको फॉलो करेगा। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हमारा रिलेशन है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं वो रिलेशन क्या होगा, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे हम, जैसे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो हाफ ऑफ mv² के इक्वल होती है। ठीक है ना, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपने स्टडी किया होगा जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उसमें हमने स्टडी किया था कि जो हमारी वर्क होती है और कोई भी टाइप की एनर्जी होती है, बेशक वो पोटेंशियल एनर्जी हो, बेशक वो काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है ना, कोई भी टाइप की एनर्जी है, वो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, वो वर्क के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और एक बार राइट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एनर्जी के इक्वल होती है। अब जो हमारी एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, वो वर्क के इक्वल होती है। और वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वो अभी अभी हमने जो हमारा प्रीवियस जो डेरिवेशन था उसमें हमने कैलकुलेट किया था। तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो क्या आया था, mlt-2। जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो किसके इक्वल आया था, वो mlt-2 के इक्वल आया था। अब यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट भी है और मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है या कोई भी डायमेंशन है उसको हम एल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब क्या है, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है, तो हम क्या करेंगे, जो एल की पावर है ना वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला आ जाएगा ml² t-2। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमारा जो फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है, मास और वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले देखो 1/2 है, तो कोई भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना उसका ना तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है और ना उसकी कोई ऐसा यूनिट होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे के ऐसे। ठीक है ना, तो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है तो हम उसके साथ डील करेंगे, जिसका नहीं होता है उसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले मास है, एम है ना, वो हमारा मास होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम हो जाएगा। उसके बाद क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों ये देखो, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या है, उसका जो ऐसा यूनिट सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो एल के इक्वल होगा अपॉन टाइम। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, LT-1। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। बट जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या है, ये v का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर भी तो 2 करनी पड़ेगी ना। तो जब हम इसकी पावर 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा L² और t-2। हम क्या करेंगे, पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, अब हमारे पास क्या है, mv² एक साथ है, तो हम भी क्या करेंगे, mv² को एक साथ लिखेंगे mv²। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m था और जो v² था इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है L² t-2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m L2 और t-2।
अब देखना बच्चों, ये हमारी राइट हैंड साइड आई है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आया था। देखो m सेम है, l स्क्वायर और d-2। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, उसको फॉलो करेगा। अगर ये रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, अगर ये जो रिलेशन है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ना, या ये जो रिलेशन है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसका सेकंड यूज है उसको हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों फिर इसके बाद आता है हमारे पास इसका थर्ड यूज। थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज का या जो इसका थर्ड यूज है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट का यूज करके हमें क्या करना है, हमें एक डेरिवेशन करना है या हमें एक रिलेशन डिराइव करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जो हमारा थर्ड यूज है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ना एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट का यूज करके हमें रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये एक स्टेटमेंट है, हमें गिवन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। तो जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या कहती है, ये कहती है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्वायर करेगा तो उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, बोला गया है कि हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर, और वो जो पार्टिकल है ना वो मूव कर रहा है एक सर्कल में। ठीक है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और वो उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा मेथड ऑफ डेरिवेशन है, ठीक है ना, ये जो हमारा थर्ड यूज है जो मैंने अभी आपको बताया है, उसका यूज करके हमने एक डिराइव करना है, एक रिलेशन डिराइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के और इसके बीच में। और हमें पता है कि बच्चों कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, F = mv² अपॉन r के इक्वल होता है ना। ठीक है, अगर हम इसका यूज करके ये रिलेशन लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब है हम हमारा जो ये जो फॉर्मूला है या जो भी हमारे मेथड है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा F है, F हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है ना, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो डिपेंडेंसी है उसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन के साथ इंडिकेट करेंगे। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m के। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपॉन मास, मास के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है और वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। तो ये किसके ऊपर, ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और वो उसकी रेडियस, जो जिस सर्कुलर पाथ में हमारा जो पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है ना, तो उसकी रेडियस के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा r। ठीक है, ये हमारा r हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना उसको अपेंड करना होता है। तो जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा Kmvr। ठीक है बच्चों, और हाँ इसमें एक एजम्पशन है, वो एजम्पशन क्या है, हमें जब हम कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी रिलेशन है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है ना वो इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है और इसको आपको एज्यूम करना ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या था, हम अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको फॉलो करेगा, ठीक है, तो इसकी पावर भी होगी कुछ, तो इसकी पावर हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि m की पावर a है, v की पावर b है और r की पावर कितनी है c। हम ये मान के चलेंगे क्योंकि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है और जो हमने प्रीवियसली जो हमने डेरिवेशन किए थे उसमें हमने क्या मान के चले थे कि
अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की ना, तो उनकी जो पावर्स होगी वो भी क्या होगी, वो सेम होंगी ना, ठीक है। तो वो हम अभी तो हमें पता नहीं है कि उनकी पावर्स कितनी है, तो हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि इनकी पावर है वो ABC है, ठीक है बच्चों। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या हमारे पास फोर्स है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो बच्चों हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला था। तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, mLT-2 m1L1T-2, ये हमारा फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने सोल्व कर लिया है, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम क्या करके चलेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास m है ना, m हमारा क्या है, मास। अब मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m, ठीक है बच्चों। अब m की पावर कितनी है, a, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m⁴ a। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, क्योंकि हमें डायमेंशन फॉर्मूला रख दिया और मास है, मास की पावर कितनी है, a, तो हमने क्या कर देंगे, इसकी पावर a रख देंगे यहाँ पे, और जब हम a को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को L में मेजर करते हैं और टाइम को हम T में मेजर करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा LT-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की पावर कितनी है, v, तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो इसकी v पावर कितनी होगी, ये भी हमारा v के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये v के इक्वल होगा तो जो हमारी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी v पावर है ना, इसको जो अंदर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनकी जो पावर है उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब L की पावर 1 है तो 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b हो जाएगा, L⁴ b, और t की पावर -1 है तो -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, t⁻⁻b, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे हम क्या निकालेंगे, रेडियस। अब रेडियस क्या है, r, रेडियस क्या है, रेडियस एक टाइप की लेंथ है ना, तो इसको इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, l। अब l की पावर कितनी है, c, l की पावर कितनी है, c, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या हमारा l है ना, l की पावर क्या है, l की पावर हमारी c आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास है ना m की भी वैल्यू है, v की भी वैल्यू है और r की भी वैल्यू है, मतलब m⁴ a है, इसकी भी वैल्यू है, और v की पावर b है, इसकी भी वैल्यू है, और r की पावर c है, उसकी भी वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज, मतलब तीनों की वैल्यूज हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों की जो वैल्यूज है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल है, F का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ये है ना, m1L1T-2, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला या इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड साइड हमने रख दी, राइट हैंड साइड में क्या है कि राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, k है, और उसके बाद हमारा m⁴a। अब m⁴a का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ये आया, तो लिखेंगे हम यहाँ पे इसको m⁴a। उसके बाद v की पावर b का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये ना, ये v की पावर b का फॉर्मूला है, ये कितना हमारे पास l⁴b और t⁻⁻b। उसके बाद हमारे पास r है, r की पावर c है, यहाँ पे भी देखो r की पावर c है ना, तो यहाँ r की पावर c लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा l⁴c। तो अब हमने क्या किया, अब हमने m की पावर a की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी, v की पावर b की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी, r की पावर c की भी वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा डायमेंशनल इक्वेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे m⁴ की फॉर्मेट में, ठीक है। जितने भी हमारे m हैं उनको एक साइड में कर लेंगे, और जितने भी
अब देखो यहाँ पे m है, ठीक है ना बच्चों, m है, कितने m है यहाँ पे, एक सिंगल m है, तो ये क्या हो जाएगा m टू द पावर a। उसके बाद हम लेंथ देखेंगे, तो लेंथ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये l की पावर कितनी हो जाएगी, b प्लस में c। अब सिंगल t बचा है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस c। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब इस डायमेंशन फॉर्मूले, ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर ये फॉलो करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये देखो नीचे बेस हमारे सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो m की पावर होगी ना, तो वो यहाँ पे जो m की पावर है वो दोनों की दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे m की पावर a है, ये किसके इक्वल होगी, जो यहाँ पे m की पावर है, यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे l की पावर कितनी है b प्लस सी, यहाँ l की पावर कितनी है 1, तो इक्वल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे t की पावर कितनी है माइनस b, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और b की पावर हमारी b किसके इक्वल आ गया, ये 2 के इक्वल आ गया। और जब b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, तो ये 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू है, हमारे पास तीनों की वैल्यू है। और जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, वो है हमारा फोर्स इज इक्वल टू k m टू दी पावर a, b की पावर b और c की पावर r की पावर c। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे a b और c की। तो वैल्यू पुट करो सबसे पहले a की, m टू दी पावर a किसके इक्वल है 1, तो इसकी पावर 1 है तो इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद v की पावर b, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो एक आ जाएगा स्क्वायर, इनटू r की पावर c की वैल्यू कितनी है -1, तो इसका मतलब r की पावर -1 है, और r की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं ना r। तो अब देखना बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला पहले से ही वो ही आया कि नहीं आया, mv²/r। तो ये हमारा k है, k हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा mv²/r। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी कोई भी हमारी स्टेटमेंट गिवन होगी ना, उस स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या कर लेंगे, उस स्टेटमेंट का यूज करके हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, so thanks for watching this video and please share this video with your friends and don't forget to like, subscribe and share it. Thanks for watching this video.